हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब देखिए, लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक रहने वाला है, लेकिन देश में कोरोना ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, उससे तो यही लगता है कि कोरोना पर नियंत्रण अब और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देश में रोजाना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है। केसेस देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र 4203 केस अब तक सामने आ गए, मौत 223 लोगों की हुई है। देश के बड़े हॉटस्पॉट और कौन कौन से हैं, ताजा आंकड़े आपके सामने हैं। दिल्ली का हाल देख लीजिए, 2000 को पार कर गए केस, 2003। मौत का आंकड़ा दिल्ली में 45 पर बना हुआ है। आगे दिखाते हैं आपको कुछ और राज्यों का हाल। गुजरात का हाल देखिए आप। गुजरात में केस जो है वो 1743 सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा गुजरात से 63 पर पहुंच चुका है। गुजरात के बाद बात मध्य प्रदेश की करते हैं। 1477 केस अब तक मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। मौत 70 लोगों की मध्य प्रदेश में हो गई। और बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी आईसीयू में है। तमिलनाडु का हाल देखिए। तमिलनाडु में बड़ी तादाद उन लोगों की, इन मरीजों में जो 1477 हैं, जो तबलीग से जुड़े हुए थे। मौत का आंकड़ा तमिलनाडु में हालांकि काफी कंट्रोल में, 15 मौतें तमिलनाडु में हुई हैं। दिल्ली का हाल मैंने आपको बताया, दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में एक ही दिन में 110 नए मामले सामने आए। आखिर क्या है इन नए मामलों के पीछे की वजह, दिखाते हैं आपको इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के इस ऐलान के पीछे का कारण भी देख लीजिए। ये 19 अप्रैल 2020 का दिल्ली सरकार का हेल्थ बुलेटिन है, जिसमें साफ लिखा है दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 110 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के केस 2003 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 2 की मौत हुई, कुल आंकड़ा 45 हुआ। वहीं अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना से 290 लोग ठीक भी हुए हैं। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही जो बड़े खतरे की तरफ इशारा भी करती है। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है। मतलब दिल्ली में 186 लोग ऐसे भी मिले जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन वो पॉजिटिव थे और कोरोना के कैरियर भी। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में रैंडम चेकिंग के दौरान 45 में से 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 26 में पहले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, अब 35 और पॉजिटिव निकले। जहांगीरपुरी की एक गली में एक ही परिवार के 26 कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित हो गए हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं। देखिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। दिल्ली से हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हैं, मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ हैं, भोपाल से ब्रजेश राजपूत हैं, जयपुर से मनीष शर्मा, पटना से प्रकाश कुमार हर अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से रणवीर सिंह है। सबसे पहले दिल्ली, प्रणय उपाध्याय का रुख करेंगे। प्रणय, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कल सामने आते हैं और कहते हैं कि फैल चुका है कोरोना, संकट बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना का। जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस तस्वीर का चित्रण किया कि दिल्ली में किस तरीके का कहर है कोरोना को लेकर, और आप देखें 2000 से ज्यादा के आंकड़े अकेले दिल्ली के अंदर हैं। और अगर आप देखें तो भारत के नक्शे पे जिस तरीके से मध्य और पश्चिम का भाग कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, केवल 7 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर 1000 से ज्यादा जो हैं वो मामले हैं, और महाराष्ट्र इसमें सबसे ज्यादा आगे है। 4000 से ज्यादा मामले एक्टिव जो हैं कोरोना के वहां नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप देखें तस्वीर
तस्वीर रोमाना, तो भारत ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया था उस समय केसेस की संख्या 500 थी और अब तमाम लॉकडाउन, तमाम रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद यदि यह आंकड़ा 15,000 को क्रॉस कर रहा है तो यह निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात है। राहत जरूर है इस बात को लेकर कि अब जो है धीरे धीरे डबलिंग का जो रेट है वो कम हो रहा है। जब लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया था उस समय 7 दिन, उस दिन जो है उस समय करीब 3.4 था, यानी करीब साढ़े दिन के अंदर केसेस डबल हो रहे थे। अब उसमें कुछ रफ्तार में कमी जरूर आई है। मौजूदा रेट की यदि हम बात करें तो करीब 8 दिन का वक्त लग रहा है केसेस को डबल होने में, लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। आंकड़ा बड़ा होने के साथ साथ चिंता इस बात की भी है कि तमाम कोशिशों, तमाम पाबंदियों के बावजूद ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको पता है रोमाना कि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और ब्रेक लगाने में जो चूक होती है उसका नतीजा दुनिया के अन्य मुल्कों ने क्या भुगता है, यह तस्वीर हमारे सामने है। मध्य प्रदेश के इंदौर आपको लेकर चलती हूं। इंदौर के टाटपट्टी बाखल में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले जावेद को पुलिस की कैद से जो भागा था ना, उसी जावेद को नरसिंहपुर से अब पकड़ लिया गया है। जावेद पर रासुका लगा हुआ है। जावेद जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया था, वहीं से फरार हुआ था। पुलिस की तरफ से इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 4 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में निलंबित किया गया था। तो अब एक बार फिर से इस जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सीधे रुक करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश मौजूद है। ब्रिजेश, किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई? देखिए, कल शाम को ये भाग गया था। जावेद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में था। उसके बाद से जो भागा था तो वहां उसने कहीं से एक चोरी की मोटरसाइकिल उठाई और उसके बाद वो भागा नरसिंहपुर तरफ। तो सुबह सुबह नरसिंहपुर में जब चेकिंग चल रही थी तकरीबन 7:30-8 बजे, तब इसको पकड़ा गया। वहां पे उसकी पहचान की गई। इसको जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने बताया कि ये जबलपुर से भाग के आ रहा है, जावेद है। और दरअसल जैसे ही ये गिरफ्तार हुआ पूरे प्रशासन ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो कोरोना पॉजिटिव था। इंदौर में इस पर रासुका लगाया गया था। रासुका के चलते इसको जिला बदर किया गया था, जबलपुर लाया गया था और जबलपुर में इसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से इसको क्वारंटाइन करके रखा गया था मेडिकल कॉलेज में। मगर जिस तरीके से भागा है उससे पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे कि भाग के न जाने कितने लोगों को कोरोना से संक्रमित करेगा। लेकिन जैसे ये पकड़ाया है प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब इसको तुरंत जबलपुर भेजा जा रहा है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि अब इसको किस जगह रखा जाए कि जिससे ये भाग न पाए दोबारा। बिल्कुल। तो कोरोना की चुनौती एक तो वैसे ही बड़ी है मध्य प्रदेश में और ऊपर से ये जावेद जैसे लोग जो प्रशासन की और मुश्किलें बढ़ाते हैं। इस बीच मुंबई आपको लेकर चलते हैं। मुंबई में कोरोना संकट के बीच कई लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। भूख से बिलखते बच्चे हैं, बुजुर्ग बीमारी से मरने को मजबूर हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुंबई के विरार में हाईवे से सटी हुई ये मजदूरों की झुग्गी झोपड़ियां हैं। इनमें गुजरात से मुंबई नौकरी की तलाश में आए 20 से 25 मजदूर रहते हैं। ये सभी मुंबई के भाईंदर इलाके में तेल मालिश का काम करते थे। छोटी मोटी रकम कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद पूरा धंधा ठप पड़ा है। कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है। इन्हीं मजदूरों में यह है 57 साल के भगवान। इन्हें किडनी की बीमारी है। मुंबई के सरकारी KEM अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब दोहरा संकट आ गया है। न दवा के पैसे हैं और न खाने के। जब से ये चालू हुआ है हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरे को पथरी का तकलीफ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। ऑपरेशन के लिए बोला, दवाई गोली के लिए एक पैसा नहीं है। दवा गोली देखो खाली है। यह है मुंबई का धारावी इलाका। यहाँ पर कोरोना की वजह से छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अब रहना खाना मुश्किल हो गया है। धारावी मुंबई के उन इलाकों में है जहां कोरोना के काफी मामले सामने आए हैं। प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कोरोना पर लगाम लगाई जाए और जीवन फिर पहले की तरह चलाया जाए, लेकिन अभी लड़ाई काफी लंबी लगती है। मुंबई के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। NDRF की टीम भी इस काम में जुट गई है। मुंबई के अंधेरी इलाके में NDRF की टीम ने JP रोड और वीरा देसाई रोड में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। तो कोरोना हॉटस्पॉट से आपका चैनल ABP न्यूज आपको हर अपडेट पहुंचा रहा है। मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलते हैं। मुंबई से हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय। दोहरी मार, कोरोना की वजह से घर से बाहर निकल नहीं सकते और घर के अंदर रिपोर्ट हमने देखी, न खाना है न दवा है। बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने। दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े पूरे देश भर के दिखाए उसमें से महाराष्ट्र में सिर्फ
24 घंटे में 552 मामले आज सामने आए हैं और मुंबई में 456 मामले सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि यहाँ पर स्थिति कैसी है। एक तरफ ये दिक्कत है कि केसेस कम नहीं हो रहे हैं और ये ऐसी ऐसी गलियों में कुचों में फैल रहा है जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था और वहां कोई केसेस भी नहीं थे, यानी कि हम स्टेज 3 की तरफ बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ एक तकलीफ जो है आम लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की जो पलायन कर रहे हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। एक शिकायत सामने आ रही है कि जिनके पास आधार कार्ड लोकल नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है या फिर राशन कार्ड मुंबई का नहीं है, उन्हें कोई अनाज या राशन नहीं मिल रहा है और उनके सामने विकल्प नहीं है, तो ऐसे पर वो पैदल चलकर पलायन कर रहे हैं। कोई 1600 किलोमीटर दूर, कोई 1800 किलोमीटर दूर, कोई यूपी, बिहार, हाजीपुर, झारखंड, इन जगहों के लिए निकल रहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है, इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। और आइए जरा जल्दी से आपको बिहार के रोहतास की तस्वीर दिखा देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ती हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए जरा। ये रोहतास है, रोहतास के मछली बाजार की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ मछली बाजार में, तस्वीरों में लोग मछली लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान भीड़ ज्यादा है। मास्क नहीं पहना हुआ लोगों ने, देखिए जरा गौर से इन तस्वीरों को। राजस्थान भी ऐसा ही एक राज्य है जहां जयपुर के बाद कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अब जोधपुर बनकर उभर रहा है। यहां पर कोरोना के 200 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। यह है जोधपुर का नागौरी गेट इलाका। ये इलाका जोधपुर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। प्रशासन का कहना है कि शहर में घर घर किए जा रहे सर्वे में लोगों को तलाश कर संदिग्ध लोगों के सैंपल लेने की गति को बढ़ाया गया है। इस कारण नए मरीजों की संख्या का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। शहर में तेजी से फैलते संक्रमण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 21 मार्च को पहला रोगी मिलने के बाद अब आंकड़ा 200 के पार पहुँच गया है। हॉटस्पॉट के परिप्रेक्ष्य में हमने यही रणनीति बनाई कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो सके उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों से हमने 37-38 को बुलाया और करीब 40 एक रिजर्व में रखे हैं। अभी जो चल रहा है ये 14 दिन तक यहाँ काम करेंगे। हमारे जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में शहर के कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम हॉटस्पॉट क्षेत्र से निश्चित रूप से अच्छी स्क्रीनिंग करके और इससे निजात दिलाएंगे। इस बीच जोधपुर में आईआईटी ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नया उपकरण बनाया है। ये उपकरण मास्क, एप्रन, पीपीई किट सहित अन्य उपकरण सैनिटाइज कर दोबारा उपयोग में लिए जा सकते हैं। ये मशीन मात्र 15 दिन में तैयार कर एम्स जोधपुर में परीक्षण के लिए दी जा चुकी है। ये एक दिन में 200 मास्क डिसइंफेक्ट कर सकता है। इस डिवाइस से मास्क की कमी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। उससे सारे N95 मास्क और सारे जो मेडिकल हेड गियर्स एंड अदर प्रोटेक्टिव गियर्स है जो उन्होंने मेडिकल डॉक्टर्स और नर्स ने यूज कर रहा है, वो सारे को प्यूरिफाई, डिकॉन्टामिनेट कर सकते हैं। जोधपुर में लॉकडाउन की वजह से फूल की खेती करने वाले किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन में शादी, धार्मिक आयोजन, मंडियां बंद होने की वजह से फूल बिक नहीं पा रहे। ऐसे में किसानों को अपनी ही फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। मनीष का रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से मनीष। राजस्थान का हाल तो वही है, एक इलाका काबू में आता है, दूसरी जगह फूट पड़ता है कोरोना का ये ज्वालामुखी। जी बिल्कुल रोमाना, 1,500 मामले पूरे राजस्थान में अब तक सामने आ चुके हैं और मैं अगर रविवार के एक दिन की बात करूं तो 127 नए मामले सामने आए। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं जिनमें से 26 अब तक कोरोना संक्रमित जिले हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ पर लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर जो तुरंत नतीजे देने वाला किट है उसका भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जयपुर के अलावा जोधपुर, नागौर, कोटा और भरतपुर ऐसे जिले हैं जो लगातार हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और ज्यादा टेस्ट का शायद ये नतीजा भी है। खुद राजस्थान सरकार ये दावा कर रही है कि ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और उसी का नतीजा है कि पॉजिटिव लोगों की संख्या भी एकाएक बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी राहत ये कि सिर्फ 24 लोगों की मौत पूरे राज्य में अब तक हुई है। रोमाना जी मनीष, आइए जरा पश्चिमी राज्य राजस्थान से आपको पूर्वी राज्य लेकर चलते हैं बिहार। और बिहार के जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है सबसे पहले आपको बिहार के आंकड़े देखने चाहिए। किस तरीके से बिहार में अब तक कुल मरीजों की संख्या 93 पर, 100 के बेहद करीब केसेस पहुंच रहे हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा जो बिहार में है वो अभी सिर्फ 2 पर है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, देश भर के मुकाबले बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें बिहार से सामने निकल कर आती है ना, जिस तरीके की रोहतास की मछली बाजार की तस्वीरें हमने दिखाई, वो बताती हैं किस तरीके से खुद खतरा मोल लेने को बेताब नजर आ रहे हैं बिहार के लोग।
रोमाना, इस वक्त मैं खड़ा हूं बेली रोड पर और हमारे पीछे आप देखेंगे कि कई सारी गाड़ियां लगातार आ रही हैं। तो आज से कुछ काम में ढील दी गई है, कुछ काम करने की अनुमति दी गई है कुछ शर्तों पर। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे रख पाता है और सरकार जो है उसे कैसे निपटती है। यहाँ पटना में ही 2 हॉटस्पॉट बन गए हैं, एक हाजपुरा के पास और एक सुल्तानगंज में। तो जाहिर है कि 2 जगहों पर काफ़ी तेज़ी से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, स्क्रीनिंग कराई जा रही है। और बिहार का तीसरा स्थान है जहां तक जांच कराने के लोगों की संख्या है। 10,000 से ज़्यादा लोगों की जांच हुई है और 93 लोग ही अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि 2 की मौत हो गई है। तो सबसे बड़ी चुनौती रोमाना यही है कि कैसे इस जो स्थिति नियंत्रण में है इसको ठीक रखा जाए। और इसके लिए कई जिलों में लगातार डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, स्क्रीनिंग कराई जा रही है। तो बिल्कुल, आइए जरा आप उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश, देश में लॉकडाउन के बीच आज से कुछ सीमित सुविधाएं जो शुरू हो रही हैं। ऐसे में लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पर आज बेहद भीड़ जैसी स्थिति बन गई। दरअसल लखनऊ से गोरखपुर जाने वाला वो जो हाईवे बॉर्डर है, वहां पर चेक पोस्ट पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। पहले तो आप रिपोर्ट देख लीजिए रणवीर की। देश में लॉकडाउन के बीच में केंद्र सरकार के निर्देश पर देश के कुछ हिस्सों में कुछ सीमित चीजें शुरू की जा रही हैं और इसकी वजह से आज सड़कों पर भीड़ भाड़ है। यूपी की बात करें तो यूपी में 19 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा केसेस हैं। वहां पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं शुरू की गई हैं, जो पहले सिस्टम चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन जो बाकी 56 जिले हैं उन 56 जिलों में आज जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक शुरू की गई हैं और यही वजह है कि सड़कों पर आज रोज़ की तुलना में ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। मैं मौजूद हूँ लखनऊ और बाराबंकी के बॉर्डर पर। ये चिन्हट का इलाका है और चिन्हट में आप देखिए कि जहाँ पर पुलिस का चेक पोस्ट है, पुलिस की चेक पोस्ट के पास बड़ी संख्या में भीड़ है आज। जबकि रोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, लेकिन आज चूँकि इन दोनों ज़िलों में एक ये फ़र्क है कि लखनऊ उन 19 ज़िलों में है जहाँ 10 से ज़्यादा केसेस हैं और बाराबंकी 10 से कम केसेस वाला शहर है। ऐसे में दोनों अलग अलग शहरों में जो सुविधाएं हैं वो सशर्त शुरू हो रही हैं। लखनऊ में जैसे सिस्टम अब तक कल तक चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन बाराबंकी में बहुत सी सुविधाएं जो हैं वो शुरू होंगी। और इस वजह से आप देखिए कि जो हाईवे है, इस हाईवे पर कितनी लंबी ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये कहीं आ चुका है कि आज से बहुत सारी सुविधाएं शुरू हो रही हैं और यही वजह है कि लोग घरों से निकल रहे हैं और ये पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। ऐसे में एबीपी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप अगर 56 जिलों में हैं जहां पर कुछ सुविधाएं शुरू हो रही हैं तो भी जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट रणवीर, इस समय की स्थिति का। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो केसेस हैं वो 1100 से ज़्यादा हो चुके हैं। संडे शाम 6 बजे तक का ऑफिशियल फिगर 1100 था और कल रात से जो संख्याएं बढ़ी हैं तो 1150 से ऊपर ये जा चुका है। ऑफिशियल फिगर शाम को आएगा और मौत अभी तक 17 हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे बड़ी चिंता यूपी के लिए इसलिए हो गई है कि जैसे जैसे जांच करने की क्षमता बढ़ रही है, रोज़ संख्याएं जो हैं वो 100 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। तो पहले जो 20-30 नंबर्स आते थे वो अब 100-125 आते हैं। कल ही सिर्फ अकेले 125 केसेस यूपी में सामने आए हैं और इसमें से 781 लोग जो जमात से जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर आज 20 तारीख की बात करें तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर जो सुविधाएं शुरू होनी थी, जो ढील दिए जाने थे, उनमें यूपी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 75 जिलों में 56 ऐसे जिले जहां 10 से कम केसेस आए हैं, वहां पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो सुविधाएं हैं वो शुरू होंगी। लेकिन 19 वो जिले जहां 10 या 10 से ज़्यादा केसेस हैं, उन जिलों में जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो तय करें कि क्या क्या सुविधाएं शुरू करनी है, क्या क्या रियायतें देनी है, क्या क्या ढील देनी है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री की बैठक भी चल रही है, अपनी टीम 11 के साथ रिव्यू हो रहा है और साथ ही पूरे प्रदेश में जो भी हॉटस्पॉट्स हैं उन हॉटस्पॉट्स में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। तो प्रदेश की जो स्थिति है वो लगातार गंभीर होती जा रही है क्योंकि केसेस लगातार 100 से ज्यादा आ रहे हैं। जी, और इस बीच जो कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई कि भाई छूट मिली है, लेकिन भीड़ के लिए तो नहीं मिली है ना, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें देखने के लिए मिली। रणवीर जी बिल्कुल, देखिए लोगों के जहन में जब एक चीज़ आ जाता है कि आज से कुछ रियायतें मिल रही हैं तो घरों से निकलना शुरू कर देते हैं और ऐसे में पुलिस के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बाराबंकी और लखनऊ का जो बॉर्डर है चिन्हट, वहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है और वहाँ पर गाड़ियों की जो संख्या है
थी वो बहुत ज़्यादा थी। लगातार पुलिस को पूछना भी है, लोगों के पासेस भी देखने हैं और लोगों को जो बेवजह घरों से निकले उनको वापस भी करना है। तो लगातार एसपी, जिलाधिकारी, इनके जो चैलेंजेस हैं वो सरकार ने जिम्मेदारियां दी हैं कि वो तय करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो हो। जो भी काम शुरू हो रहे हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग ने तय किया है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जो बड़े लेवल का काम है वो शुरू किया जाएगा। ऐसे में मजदूर जो इकट्ठा होते हैं वो भीड़ ना लगाएं, जो बाजारों में कुछ दुकानें खुलेंगी वहां भीड़ ना हो। तो लगातार गश्त की जरूरत है और वो काम यूपी पुलिस कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से बिहार सरकार के एक विधायक जो हैं वो कोटा जाकर अपने बच्चे को वापस बिहार ले आए। हालांकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा है लॉकडाउन का मतलब जो जहां है वो वहीं रहेगा। ऐसे में नीतीश कुमार ने कोटा में जो बिहार के बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए कोई स्पेशल बसेस भी नहीं चलाई, जिस तरीके से दूसरे राज्य यूपी में चलवाई गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के नेता नीरज सिंह साहब मौजूद हैं। नीरज जी, जो कहते हैं सीएम, क्या उसको उन्हीं के विधायक नहीं मानते हैं सर? देखिए, ये तो सारा चीज सर्वविदित है और जो डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सिस्टम को अपडेट करना। हमने अगर लॉकडाउन का नीतिगत निर्णय लिया और इस बीच कोई खबर मिली, चाहे वो जहानाबाद की घटना हो चाहे नवादा की घटना हो, हम लोगों ने तुरंत इस संबंध में जो प्रशासकीय दायित्व है उसका अनुपालन किया है। अब घटनाएं हो जाना ये किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है, लेकिन जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो जो कार्यपालिका की सक्षम नियमावली है उसके तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि सीएम साहब की सुनते नहीं है क्या उन्हीं के विधायक? रसूख खत्म हो गया है क्या नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का कंट्रोल ढीला पड़ रहा है क्या सर? ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, अगर माननीय नीतीश कुमार जी का कंट्रोल ढीला होता तो कैसे हम 34 लाख घरों में जाकर के 84 लाख लोगों का सर्वे करवा लेते? कैसे यह होता? अगर हमारे सरकार का इकबाल नहीं रहता तो आपने देखा है ना जहानाबाद की घटना क्या हुई। जहानाबाद की घटना पर मत आइए ना, कोटा की घटना पर बात कीजिए ना। मैं इसलिए कह रही हूँ नीतीश कुमार का रसूख ढीला पड़ रहा है, कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। पास लेकर जाते हैं ना विधायक साहब, और आपके यहाँ सर आम बच्चों के लिए अलग नियम है और जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उनके बच्चों के लिए अलग नियम है। आम आदमी का बच्चा जो है वो कोटा में फंसा रहा है, ये नीतीश कुमार को मंजूर, लेकिन अपने विधायक के बच्चे को नीतीश कुमार ने बैकडोर से बुलवा लिया। मैं ये क्यों ना कहूं कि ये नीतीश कुमार ने बैकडोर से एंट्री करवाई उस बच्चे की, और बाकी बच्चों को जिनका कोई रसूख नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उन्हें छोड़ दिया कोटा में सर। नहीं, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हमने सुनिश्चित कर दिया। देर नहीं किया, उसमें कोई विलंब नहीं किया। क्या अपने प्रशासकीय दायित्व का अनुपालन, कोई गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करे। क्या कार्रवाई हुई है बताइए ना, नाम गिनाइए, बताइए कार्रवाई हुई है कि अभी जो चूंकि बता रहा हूं इस संबंध में कारण बताओ नोटिस तुरंत जारी किया गया। कारण बताओ विभागीय नियमावली है कि जो सिविल एसडीओ के रैंक का ऑफिसर। सही कर रहे हैं सर, कारण बताओ नोटिस अच्छा है सर, जारी कर दिया। फाइल में लग गया होगा सर, कारण बताओ नोटिस। अब समय उसका जवाब भी फाइल में लग जाएगा सर, फाइल दब जाएगी, फाइल नहीं, कारण नहीं, कोटा के अंदर जो गरीबों के बच्चे हैं, जो मजदूर है बिहार वाले, उनको आप नहीं बुलाएंगे, और विधायक के बच्चे को बैकडोर एंट्री, विधायक के बच्चे को बैकडोर एंट्री नीतीश कुमार करवा देते हैं सर। यही है सुशासन बाबू का, यही दोहरा चरित्र सुशासन बाबू का। मुझे अपनी बात, अरे कोई एक चरित्र है हमारा, हम दल देखते हैं ना, हम ये देखते हैं अगर कोई गलत किया है तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी जो नियमावली है उसी के तहत कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई का क्या प्रोसीड्योर होगा? अगर कल वही व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो उसको स्टे दे दे का अधिकार मिल जाए या नहीं? जो तुरंत है, हमने पूरे मामले की तुरंत जांच किया और हमारे गृह सचिव ने इस संबंध में बयान दिया कि जो भी प्रशासकीय पदाधिकारी जो जिम्मेवार हैं वो नपे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये है, हमने यह नहीं देखा कि किसके लिए आपने किया, क्या किया। हमने कहा कि आपने गलत किया है, आप कार्रवाई के जद में आइएगा, बचिएगा नहीं। यही होता है गवर्नेंस।
विधायक से गवर्नेंस जवाब क्या मांगा होता है और हम विधायक से जवाब मांगा लॉकडाउन किसके लिए? विधायक को तो प्राण- मिसाल पेश करनी चाहिए थी। विधायक साहब जो हैं अपने रसूख का इस्तेमाल करके दंदनाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर, हो सकता है लाल बत्ती भी लगी है उस गाड़ी पर, पहुंच गए कोटा, ले आए अपने बच्चे को और बाकी बच्चों को छोड़ दिया वहीं। बिहार में बाकी बच्चों की कोई वैल्यू है या नहीं है? नहीं। ये तमाम सवाल है, मुझे लगता है आपको इन सवालों के बारे में नहीं, नहीं, सोचना नहीं, चाहिए। हमारे जवाब आप बच्चे हैं। लोगों को, बिहार की जनता को देना होगा। देखिए, कोरोना से दूरी के लिए लॉकडाउन अभी जरूरी है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर रियायतें दी गई हैं, वो इलाके जो कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है। और ऐसे में रेल भवन में आज कामकाज शुरू हुआ है, यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। वहां की तस्वीर जरा देखिए आप। नीरज पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है हमें। अब इस समय हम खड़े हैं रेल भवन में, लेकिन रेल भवन का नज़ारा कुछ अलग है। जैसा हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा के गेट पे जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी, लोगों की गाड़ियां सैनिटाइज हो रही थी, कमोबेश ऐसा ही हाल शास्त्री भवन में दिखा। लेकिन रेल भवन का नज़ारा बिल्कुल अलग है। रेल भवन में कोई किसी गाड़ी की को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सभी गाड़ियां वैसे ही जा रही हैं, गेट पर रोकी जाती हैं, देखी जाती हैं और वो सीधा वो अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो सावधानी बरतनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि रेल भवन में लापरवाही भी देखने को मिल रही है कि किस तरह से बिना जांच के, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के, बिना गाड़ियों के सैनिटाइजेशन के वो सारी गाड़ियां रेल भवन के अंदर जाती दिख रही हैं। जबकि हमने इससे पहले 2 अन्य स्थानों का जायजा लिया, शास्त्री भवन का जायजा लिया और पार्लियामेंट के गेट का जायजा लिया। उन दोनों जगहों पे हमें दिखा कि जो भी गाड़ियां अंदर जा रही थी उनको पहले सैनिटाइज किया जा रहा था, फिर उनमें जो ड्राइवर थे, जो कर्मचारी थे, उनको उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा था, उनका तापमान जांचा जा रहा था, तब उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा। लेकिन रेल भवन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।